नमस्कार। आज का हमारा विषय है भाषा की उत्पत्ति, प्रकार्य और विशेषताएं, अर्थात अभिलक्षण। जैसा कि आप जानते हैं, भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन है। लेकिन क्या इतने महत्वपूर्ण साधन के बारे में केवल ये एक वाक्य, ये एक परिभाषा, ये एक बात कह देना पर्याप्त है? जिस भाषा की वजह से आज पूरा भूमंडल एक हो सकता है, संचार कर सकता है, व्यक्ति से व्यक्ति, समुदाय से समुदाय, राष्ट्र से राष्ट्र, एक महाद्वीप से दूसरा महाद्वीप, दुनिया के किसी भी भूभाग से दुनिया के किसी भी भूभाग पर रहने वाले व्यक्तियों, निवासित समुदाय, जातियां, किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति के साथ संचार कर सकता है, संप्रेषण कर सकता है। समूचे भूमंडल का कार्य, व्यापार, व्यवहार जिस भाषा के कारण जुड़ रहा है, सोचकर देखिए, इस भाषा के अभाव में क्या ये सब संभव था? मोटे तौर पर इसका उत्तर यही होगा कि भाषा के बिना यह सब संभव नहीं था। बेशक इसमें कुछ अन्य फैक्टर हों, कुछ और वजह हो सकती हैं जुड़ने की, लेकिन सब कुछ जोड़ने का जो काम करती है वो भाषा नहीं हो तो ये संभव ही नहीं है जो इस दुनिया में आज जुड़ने का, जोड़ने का, संचार का, संप्रेषण का, सीखने और सिखाने का, आदान प्रदान का जो उपक्रम है वो हो ही नहीं सकता। और जब ये इतना महत्वपूर्ण विषय है तो इसके बारे में ये जानने का प्रयास करना आवश्यक हो जाता है कि आखिर ये साधन, ये भाषा, जिसके अनेक रूप हैं, अनेक शब्द हैं, अनेक अर्थ हैं, अनेक व्यवहार हैं, अनेक व्यापार हैं, आखिर ये भाषा पनपी कैसे, जन्मी कैसे? आज हम कहते हैं दुनिया में 5000 के लगभग भाषाएं हैं। ये विशाल वांग्मय में जो भाषा ने स्थापित किया है, ये हुआ कैसे आखिर? और जब इस बारे में सोचते हैं तो हम वर्तमान परिदृश्य से अतीत के उस अंक में चले जाते हैं। कभी तो ऐसा हुआ होगा जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ होगा, कभी तो ऐसा हुआ होगा जब मनुष्य पहली बार बोला होगा, मनुष्य ने जन्म लिया होगा। हम अपनी माइथोलॉजी के अनुसार, अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपने पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस संसार का, इस सृष्टि का आरंभ किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनसे जुड़ी हुई अनेक प्रकार की कथाएं, अनेक प्रकार के किस्से, कहानियाँ, प्रामाणिक और किंवदंतियाँ हमारे तर्क, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वासों के आधार पर हमारे समाज में प्रचलित में है। लेकिन जब हम इससे भी परे सोचते हैं कि आखिर उन्होंने कैसे कम्युनिकेशन किया होगा, तब अवाक रह जाते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संचार किया होगा,
ये सारे सवाल जब हमारे जहन में आते हैं तो हमारे भाषा वैज्ञानिक, भाषा से संबंधित शोध में रुचि रखने वाले विद्यार्थी हजारों सालों से भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में शोध कर रहे हैं। अनेक प्रकार के सिद्धांतों की स्थापना हुई है। मोटे तौर पर भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में जिन सिद्धांतों की चर्चा मिलती है, मैं उनका आज आपके सामने उल्लेख करूंगा, क्योंकि हम भाषा के जिस प्रकर्म उपकर्म, जिस स्वरूप से आज विदित हैं, भाषा का वह स्वरूप, भाषा की उत्पत्ति से लेकर के भाषा के प्रकार्य, भाषा के फंक्शन, भाषा के अभिलक्षण अर्थात विशेषताएं, इन सब से मिलकर बना है। तो आज हम बड़ी सहजता, सरलता से दुनिया में प्रचलित अनेक भाषाओं का प्रयोग करना सीखकर, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू के अलावा भी दुनिया में अनेक भाषाएं हैं, उन सब का निर्वाह करने की क्षमता मनुष्य के अंदर है। वो उन भाषाओं को सीख सकता है। अनेक दुभाषीय हमारे इस जगत में हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। दुभाषी से मेरा अभिप्राय ट्रांसलेटर से है। तो ये सारा विकास भाषा का हुआ, लेकिन ये स्पष्ट रूप से आज तक हम नहीं जानते इसके मूल में क्या है। भाषा के इस स्वरूप की पहचान के लिए हमारे हृदय में, हमारे मन मस्तिष्क में, क्योंकि मैं साहित्य और भाषा का विद्यार्थी हूँ, तो इस प्रकार के अनेक प्रश्न आते हैं, अध्ययन करने को मिलता है। तो उसकी कुछ चर्चा आज के इस वक्तव्य में हम करेंगे। भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में दो प्रकार के मुख्य रूप से मार्ग चर्चा में आते हैं। एक प्रत्यक्ष मार्ग है और एक परोक्ष मार्ग है, अर्थात जो सामने है, प्रत्यक्ष, जिसकी चर्चा हम मुख्य रूप से 8 सिद्धांतों के रूप में करते हैं। जो प्रत्यक्ष मार्गी भाषा वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने 8 मुख्य सिद्धांतों को अपनाया। उनमें से पहला सिद्धांत है दिव्यता का सिद्धांत। दुनिया के अनेक भाषा वैज्ञानिक इस बात का समर्थन करते हैं कि भाषा की उत्पत्ति दिव्यता है, देवताओं से हुई है। भगवान थे, उन्होंने भाषा को प्रकट कर दिया। इस सिद्धांत को मानने वाले जो लोग हैं, वो अपने धार्मिक ग्रंथों, हिंदू धर्म को मानने वाले जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका आश्रय लेते हैं अपनी बात के समर्थन में। इस्लाम को मानने वाले कुरान शरीफ का आश्रय लेते हैं। ईसाईयत को मानने वाले बाइबल का आश्रय लेते हैं। लेकिन जब तटस्थ भाव से और अधिक गहनता से इस पर विचार किया जाता है, तो इस सिद्धांत को तर्क के आधार पर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि भाषा मनुष्य की गति है और मनुष्य की जो गति है वो प्रत्येक धर्म के अनुसार अलग स्वीकार की गई है। हिंदू धर्म में तो मानते हैं हम मनुष्य की गति ईश्वर के अधीन है। जब इस बात को मानते हैं तो गीता का कर्मण्येव अधिकारस्ते का सिद्धांत जो है,
वो पीछे छूट जाता है, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि कर्म पर अधिकार है। तो इसलिए भाषाओं को, संसार की विभिन्न भाषाओं की आदि भाषाएं मानने वाले लोग जो हैं, वो अपने धार्मिक ग्रंथों के आधार पर जब भाषा की उत्पत्ति को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो उसमें श्रद्धा, आस्था, विश्वास की भूमिका अधिक रहती है, तर्क की भूमिका कम रहती है। लेकिन एक वर्ग है ऐसा जो दिव्य उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और ये मानते हैं कि भाषा ईश्वर की देन है। भाषा वैज्ञानिकों का ये भी मानना रहा है कि भाषा की उत्पत्ति धातु से हुई है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ होने में एक स्फोट सिद्धांत है जिसमें हम ये कहते हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक पिंड था और उस पिंड में एक विस्फोट हुआ जिससे कहीं जल और कहीं भूमंडल विस्फारित हो गया, विस्तार हो गया इसका, और उससे एक ध्वनि हुई। वो ध्वनि इस संसार की अनेक धातुओं से टकराती है तो अनेक प्रकार की आवाज़ हुई, अनेक प्रकार की ध्वनियों का रूप सामने आया। प्लेटो ने भी इस ओर संकेत किया था और जर्मन के एक विद्वान हुए हैं प्रोफेसर हेज, उन्होंने भी इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि विभिन्न वस्तुओं की ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति प्रारंभ में धातुओं से ही होती है। तो इस मत को मानने वाले लोगों ने धातु सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि भाषा के लिए जिन रूपों का, शब्दों का निर्माण हुआ है, इनमें जिन ध्वनियों के संयोजन से शब्द निर्माण हुआ, वे ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हुई, वहाँ से भाषा का विसर्जन हुआ है, उत्सर्जन हुआ है, आरंभ हुआ है। कुछ विद्वानों ने इन दोनों के अतिरिक्त संकेत का सिद्धांत प्रतिपादित किया। हालांकि इस सिद्धांत को उतना समर्थन नहीं मिला, क्योंकि इस संकेत के सिद्धांत का जो आधार है वो काल्पनिक है। जैसे दिव्यता के सिद्धांत में, दिव्य उत्पत्ति के सिद्धांत में आस्था का स्थान था, इसमें कल्पना का स्थान है। और कल्पना जो है वो एक वर्ग ये मानता है कि जो सत्य देखा और भोगा है उसके आधार पर कल्पना की जा सकती है, और एक तरफ हम केवल काल्पनिकता कहकर उसके अस्तित्व को नकारते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम मनुष्य बंदर और जानवरों की भांति अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, भावबोधक ध्वनियों का अनुकरण करता है। ऐसा करने के बाद उसने क्या किया? शब्दों का निर्माण। ये केवल कल्पना मात्र है। इसके पीछे जिस तर्क की तलाश आज के युग में हम हर बात की सत्यता को जांचने परखने के लिए जिस तर्क की तलाश में हैं, वो तर्क इस संकेत ध्वनि सिद्धांत में प्राप्त नहीं होता है। संकेत सिद्धांत भाषा के विकास के लिए अपनी बात को प्रतिपादित करने के लिए कहता है कि जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा और गिरने के दौरान जो आवाज़ हुई या गिरने पर जो आवाज़ हुई, उस आवाज़ को रिकॉग्नाइज कर, उसको पहचान कर, जो वृक्ष से टूटकर गिरा है उस पदार्थ को पत्ता कहा गया है, क्योंकि उसके गिरने से एक ऐसी ध्वनि हुई है। उस ध्वनि को शुरू में कोई नाम दिया गया और फिर बाद में कोई और नाम दिया गया और कालांतर में ये पत्ता शब्द बना।
हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन इसके पीछे कोई सशक्त प्रमाण या तर्क, संकेत सिद्धांत के समर्थक भाषा वैज्ञानिक नहीं दे पाए। भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा स्वीकार जिस सिद्धांत को किया गया वो है अनुकरण का सिद्धांत, क्योंकि अनुकरण सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जिस प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं उन्हें हम सामान्य बौद्धिक स्तर के व्यक्ति भी समझ सकते हैं। ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे भाषा उत्पत्ति के इस सिद्धांत के अनुसार भाषा की उत्पत्ति अनुकरण के आधार पर हुई। इस सिद्धांत के मानने वाले विद्वानों का तर्क है कि मनुष्य ने पहले अपने आसपास के जीवों और पदार्थों की ध्वनियों का अनुकरण किया। मनुष्य जहाँ भी जिस भूभाग पर रहा वहाँ किस प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज़ थी, किस प्रकार के पदार्थों की आवाज़ थी, उस आवाज़ को अपने अभिव्यक्ति के लिए संगठित किया, संयोजित किया, जिससे शब्द का निर्माण हुआ और उसी का अनुकरण करते रहे। जैसे हम एक बालक का उदाहरण ले सकते हैं। बच्चा घर में होता है, जन्म से और उसके बोलने की आयु तक का अगर उस बच्चे का भाषा सीखने का जो क्रम है उस पर ध्यान दें तो जन्म के कुछ क्षणों के बाद से ही भाषा किसी न किसी रूप में वो बच्चा अभिव्यक्त करता है। फिर वो बोलकर भी अभिव्यक्त करने लगता है। उसको समझने की क्षमता बालक की माँ में ज़्यादा है, बालक की ताई दादी घर में है उसमें और ज़्यादा है। घर में जो युवा वर्ग के पुरुष हैं वो उसकी उन अभिव्यक्तियों को उतना नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो एक भाषा का प्रयोग कर रहा है और धीरे धीरे जब वो 2, 4, 6 साल तक का होता है तो अनेक प्रकार के शब्दों का सृजन करना सीख जाता है और उसकी ये लर्निंग उस परिवार के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के आधार पर होती है। मतलब भाषा एक अर्जित संपत्ति है। उसने सीखा, उस परिवार के दायरे में जो भाषा का प्रयोग हुआ उसने उसका अनुकरण किया। तो अनुकरण का सिद्धांत भी भाषा की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसको बहुत ज़्यादा मान्यता मिली है। जैसे एक पक्षी का नाम कौवा रखा गया है, उस पक्षी की आवाज़ को सुना गया, उसे काऊ 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 वो बोलता है, तो उसे काऊ काऊ से कौवे तक हम पहुंच गए। संस्कृत में काक कहा गया उसको, अंग्रेजी में क्रो कहा गया। ये सारे शब्द इस बात के द्योतक हैं कि वो जिस तरह की ध्वनि का उत्सर्जन कर रहा है, कौवा जिस तरह की वाणी, जिस तरह की आवाज़, जिस तरह की ध्वनि निकालता है, उसके आधार पर उसका नामकरण किया गया। बिल्ली के संदर्भ में भी चीनी भाषा का उदाहरण देते हैं। चीनी में बिल्ली को म्याऊ कहते हैं और हम बिल्ली की ध्वनि के बारे में कहते हैं कि म्याऊ म्याऊ की आवाज़ बिल्ली की है। तो भाषा के संदर्भ में शायद, अब ये अनुमान पर आधारित है सारी चीज़ें, चाइनीज़ में, चीनी भाषा में बिल्ली का नाम ही म्याऊ है और ये मान लिया गया कि ये उसकी ध्वनि के आधार पर ही उसे म्याऊ कहा गया है। अनुकरण के सिद्धांत का ही और अधिक विस्तृत रूप मान लीजिए अनुसरण का सिद्धांत। अनुसरण, पीछे पीछे चलना। अनुकरण भी लगभग यही है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। यह सिद्धांत भी अनुकरण सिद्धांत से मिलता है। इस सिद्धांत के मानने वालों का कहना है कि मनुष्य ने अपने आसपास की वस्तुओं की ध्वनियों के आधार पर शब्दों का निर्माण किया है। इन दोनों सिद्धांतों में अंतर इतना है कि अनुकरण सिद्धांत में चेतन जीवों की अनुकरण की बात थी, निर्जीव पदार्थों से उत्पन्न ध्वनियों को अनुकरण के सिद्धांत में समाहित नहीं किया गया, लेकिन अनुसरण के सिद्धांत में इसको भी समाहित किया गया है। ये फर्क है।
अनुकरण नकल करना है और अनुसरण पीछे पीछे चलना है। मतलब अनुकरण में तो हमने भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो केवल प्राणी जगत की ध्वनियों का अनुकरण किया, उनकी नकल की। अनुसरण में प्राणी जगत के अलावा जो जगत है, पदार्थ जगत है, जो उसकी जो ध्वनि निकलती है, जैसे दो पत्थरों के रगड़ने से, एक पेड़ की टहनी के टूटने से, धरती को फावड़े से खोदने से किसी भी प्रकार की आवाज़ें निकलती हैं। उन आवाज़ों के आधार पर उस संदर्भ में शब्दों का निर्माण करना। जैसे बादलों का गर्जना है, उसकी जो ध्वनि है, घर्षण या गर्जना जैसे शब्दों का निर्माण, उस गड़गड़ाहट जैसे शब्दों का निर्माण बादलों से निकलने वाली उस आवाज़ से, पत्थरों के आपस में टकराने के कारण उनसे निकलने वाली आवाज़ से, ऐसे अनेक शब्दों का निर्माण उस ध्वनि की वजह से किया गया है। इसी प्रकार भाषा उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत है श्रम परिहरण सिद्धांत। श्रम परिहरण सिद्धांत क्या है? इसका अभिप्राय है मनुष्य परिश्रमशील है, मेहनतकश है, मेहनती है, और जब वो इतना अधिक परिश्रम करता है, शारीरिक श्रम करता है कि उसकी श्वास प्रश्वास की गति बढ़ जाती है, और वो इतनी बढ़ जाती है कि उसकी स्वर तंत्रियों में भी कंपन होने लगता है, और यह कंपन एक ध्वनि का रूप धारण करता है। सांस की आवाज़ लेता है मनुष्य, आह ऊह, इस तरह की आवाज़ें निकालता है, जिससे वो आराम भी महसूस करता है। तो इस तरह की जब ध्वनियों का उत्सर्जन होता है, ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, उन ध्वनियों के आधार पर, उन ध्वनियों के संयोजन से कुछ शब्दों का निर्माण होता है। ये जो शब्द निर्माण है, इस शब्द निर्माण को श्रम परिहरण सिद्धांतवादी भाषा उत्पत्ति के संदर्भ में मानते हैं। फलस्वरूप मनुष्य के परिश्रम से उत्पन्न थकान बहुत कुछ दूर करने वाले जिन शब्दों का निर्माण है, वो इनसे मिलता जुलता है। जैसे ठेला खींचने वाले, बोझा खींचने वाले एक साथ जोर लगा करके कहते हैं हैशा हैशा, ये क्या है? उनकी ऊर्जा का एक साथ प्रयोग होता है और वो उस बोझ को उठा लेते हैं। इस सिद्धांत के मानने वाले इन्हीं ध्वनियों के आधार पर भाषा की उत्पत्ति मानते हैं। तो ये भी एक भाषा उत्पत्ति का सिद्धांत है। सातवां सिद्धांत है भाषा उत्पत्ति मनोभाव सूचक सिद्धांत। मनोभाव सूचक सिद्धांत के आधार पर आप कह सकते हैं कि मनुष्य के हृदय में जब गर्मी, सर्दी, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, सुख, दुख, प्रसन्नता, वैराग्य आदि ये भाव जिनको हमने ये नाम दिए, ऐसे भाव उसकी जन्मजात प्रवृत्तियां हैं। और इन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए उसने जिस प्रकार के संकेतों का निर्वाह किया, और जब वो संकेत वाणी के माध्यम से व्यक्त हुए, तो वो अभिव्यक्ति मनोभाव सूचक सिद्धांत के अंतर्गत समाहित होती है। भाषा उत्पत्ति का यह सिद्धांत मनुष्य की विभिन्न भावनाओं की सूचक ध्वनियों पर आधारित है। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक मैक्स मूलर ने इसे पूह पूह सिद्धांत कहा है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य विचारशील होने के साथ साथ भाव प्रधान होता है। उसके मन में अनेक प्रकार के भाव उठते हैं और वह उन भावों को विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण के साथ प्रकट करता है। इसके उपरांत आठवां
और प्रमुख जो भाषा उत्पत्ति का सिद्धांत है वो है विकासवाद का सिद्धांत। जो जो मानव जाति का विकास हुआ तो भाषा का भी विकास हुआ। भाषा उत्पत्ति की खोज के प्रत्यक्ष मार्ग का यह सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है, क्योंकि इसमें समन्वय का भाव है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्वीट, आप सबने स्वीट का नाम सुना होगा, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया स्वीट ने, और भाषा की उत्पत्ति के उपयुक्त सिद्धांतों में से कुछ सिद्धांतों को लेकर के उनका समर्थन करके एक नया सिद्धांत नाम दिया, जिसका नाम है विकासवाद का सिद्धांत। इन्होंने अनुकरणात्मक, मनोभाव सूचक और प्रतीकात्मक 3 प्रकार के जो भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत हैं उनको समाहित करके कहा कि भाषा अपने प्रारंभिक रूप में इन 3 अवस्थाओं में थी। या तो मनुष्य सिंबॉलिक वर्ड यूज करता था, या फिर मनोभाव सूचक हो गए, या अनुकरण से उसने अभिव्यक्ति सीखी। इन तीनों को मिलाकर स्वीट ने कहा कि पहले प्रकार के शब्द अनुकरणात्मक थे, क्योंकि वे दूसरे जीव जंतुओं से उत्सर्जित ध्वनि का अनुकरण करके ध्वनियों का निर्माण कर लेते थे। जैसे चीनी में बिल्ली को म्याऊं, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की ध्वनि के आधार पर कहा गया। कौवे का उदाहरण दिया, काक करो, काव काव आदि की बात हमने पहले की। इसी प्रकार के उदाहरण उन्होंने दिए हैं। प्रारंभिक अवस्था के दूसरे प्रकार के शब्द मनोभाव सूचक थे। मनुष्य थोड़ा सा और विकसित हुआ तो उसने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना सीखा, उसके लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग किया और शब्द निर्माण किया। अब अनुकरण और मनोभाव सूचक के साथ साथ उसने प्रतीकात्मकता को भी इसमें शामिल किया, प्रतीक शब्दों को रखा, सिंबॉलिक। आरंभ में ये बहुत ज़्यादा संख्या में रहे होंगे, प्रतीकात्मकता का ही ज़्यादा प्रयोग रहा होगा, ऐसा स्वीट का मानना है। स्वीट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतीकात्मक शब्दों का अभिप्राय है ऐसे शब्द जो मनुष्य के विभिन्न संबंधों से, जैसे खाना पीना, हंसना बोलना आदि विभिन्न सर्वनामों से, यह वह मैं तुम आदि के प्रतीक बन गए हैं। अनेक ऐसे शब्द रहे होंगे, अनेक ऐसी ध्वनियाँ रही होंगी जिन ध्वनियों की वजह से ऐसे शब्दों का निर्माण रहा हुआ है। तो इन सब को मिलाकर के उसने कहा कि भाषा में ध्वनियों का विकसित रूप शब्दों में परिवर्तित हुआ और यहीं से भाषा का उद्भव हुआ, यहीं से भाषा की उत्पत्ति हुई। ये प्रत्यक्ष मार्गी भाषा वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस प्रकार के 8 सिद्धांतों को भाषा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में उल्लेखनीय माना है। प्रोक्ष मार्ग के आधार पर देखें हम, भाषा की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए कुछ प्रोक्ष मार्गी अप्रत्यक्ष रूप से भाषा के संदर्भ में जिन्होंने बात कही है, वो जैसे साइकोलॉजी का कोई विद्वान है, वो किसी बालक के बोलने की अवस्था की चर्चा करता है, तो वहाँ पर उसने भाषा संबंधी अपने विचार प्रकट कर दिए। वो प्रोक्ष मार्गी भाषा वैज्ञानिक हो गया। सीधे सीधे भाषा पर उसने अध्ययन नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो तर्क संगत लगती है। जैसे शिशुओं की भाषा, बच्चों की भाषा, अबोध बालकों की जो भाषा है, बाह्य प्रभावों से प्रभावित नहीं होती। जब एक 6, 7, 8 महीने का बालक है, या उससे भी कम उम्र का है, या 1 साल तक की उम्र का बालक है, उसके सामने बैठकर कोई अफ्रीकन, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन किसी प्रकार की भाषा कोई बोलता रहे, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति तो अपनी भाषा में होनी है। आप एक 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने के बच्चे के सामने 1,00,000 बार पानी शब्द का उच्चारण कर दें, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसको तो पानी कहना ही नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी सीमाएं हैं। वो या तो उसे जब आप पानी पिलाओगे तो उस बर्तन को देखकर जिसमें उसे पानी पिलाया जाता है तब उसे समझ में आता है कि मुझे पानी पिलाने के लिए कहा जा रहा है, या उसके सामने उसी की भाषा में, उसी के लहजे में, जिस तरह से प्रतिदिन उसके साथ आप व्यवहार करते हैं उसी अंदाज में जब बात करेंगे, जैसे मम 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 बच्चे के सामने हम स्वम तोतली भाषा में बोलते हैं, पानी के लिए मम शब्द का उपयोग करते हैं। अनेक परिष्कृत शब्दों को हम तोड़ मरोड़ कर टूटे फूटे अंदाज में अपने बच्चे के सामने लाड प्यार के अंदाज में, शैली में बोलते हैं, वो तो उन्हीं को समझता है। तो ये शिशुओं की भाषा है। हम बड़े भी शिशु के साथ उसी के लहजे और उसी की भाषा में बोलने की कोशिश करते हैं, और वो शिशु फिर अनुकरण से, हमारा अनुकरण और अनुसरण करते करते धीरे 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 उस भाषा को सीख जाता है जो उसके परिवार की भाषा है। एक सिद्धांत यहाँ पर विद्वानों ने दिया, उस समाज की भाषा, उस लोक समाज कह सकते हैं, कुछ लोगों ने इसे असभ्य समाज की भाषा कहा, लेकिन असभ्य शब्द का अर्थ कालांतर में बदल गया है। लेकिन जब ये प्रयोग किया गया था उस समय असभ्य का मतलब ये था कि वो सभ्यताएं जिनका विकास नहीं हुआ है, ऐसी सभ्यताएं, ऐसा लोक समाज जो आज भी हजारों साल पुरानी अपनी परिपाटी में, हजारों साल पहले बोली जाने वाली भाषा में, उसी सभ्यता और संस्कृति में निर्वाह कर रहा है। समय के साथ जिस समाज में बदलाव नहीं आया है, जिन्होंने अपने रहन सहन, बोलचाल और जीवन शैली को बदला नहीं है, उस समाज के लोगों की जो भाषा है, उनकी जो सभ्यता और संस्कृति है जिसमें बदलाव नहीं हुआ है, ऐसे समाज की भाषा का अध्ययन करते हुए उल्टी गणना अतीत की तरफ जाएंगे, तब हम पाएंगे कि भाषा उत्पत्ति की खोज संसार की समय के साथ विकसित न होने वाली जातियों के अध्ययन से भी की जा सकती है। क्योंकि संसार के सभ्य क्षेत्र में होने वाले बदलावों के प्रभाव से वो समुदाय, वो जातियां बची रही हैं, प्रभावित नहीं हुई हैं। अतः उनकी भाषाओं के अध्ययन और विश्लेषण से भाषा की प्रारंभिक अवस्था का पता चल सकता है। ऐसी संभावनाओं का उल्लेख कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने किया है जो प्रोक्ष मार्गी भाषा वैज्ञानिक हैं। आधुनिक भाषाओं का ऐतिहासिक अध्ययन करने की बात भी प्रोक्ष मार्गी भाषा वैज्ञानिकों ने कहा कि वर्तमान में हम किसी एक भाषा के सारे ध्वनि संयोजन का अध्ययन करके उसके इतिहास में जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम आज की हिंदी भाषा का ऐतिहासिक अध्ययन करें तो 100 साल पहले भारतेंदु के ज़माने में जो भाषा थी, हिंदी का जो रूप था, वो आज नहीं है। और 100 साल पहले चले जाएं तो रीतिकालीन हिंदी साहित्य में जो भाषा प्रयोग था वो आज नहीं है। उससे पीछे और 200 साल बाद चले जाएं तो आदिकालीन हिंदी साहित्य और भक्तिकालीन हिंदी साहित्य में जो भाषा रूप था उसमें भिन्नता है। और जब हम सन 1000 के आसपास जब भाषा, हिंदी भाषा का आरंभ मानते हैं, उसकी बात करें और उससे पहले का साहित्य देखें, जो गोरखनाथ के ज़माने में सिद्ध और नाथों का जो युग था, उस ज़माने में जो भारत की भाषा थी, अपभ्रंश जिसको कहा गया, उससे पहले पाली और प्राकृत का रूप था हमारे सामने, और उससे पहले लौकिक और वैदिक संस्कृत का ज़माना था। तो इस प्रकार से जब हम वैदिक संस्कृत, वेदों में जिस संस्कृत का प्रयोग हुआ है, वहाँ तक जाते हैं और वहाँ से फिर उस लोक और उस समाज को पहचानते हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, और फिर उनकी बोलियों का अध्ययन करते हैं, तो हम इतिहास की इस यात्रा में कहीं ना कहीं ऐसी अवस्था में ज़रूर पहुंच जाएंगे जहां से हमें
ध्वनि विज्ञान का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा कि इस भाषा में किन ध्वनियों का प्रयोग था और उनकी उत्पत्ति किस आधार पर हुई थी। तो वहाँ से हमें समझ आएगा कि ये ध्वनियाँ थी, इन ध्वनियों से इन शब्दों का निर्माण हुआ, इन शब्दों ने ये रूप धारण किया, इस रूप को धारण करने से ये वैदिक संस्कृत बनी, ये लौकिक संस्कृत बनी, और वहाँ से फिर इस प्रकार से भाषा का विकास हुआ। तो इस तरह से हम भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे 4 वेद हैं, उसमें संस्कृत का जो रूप है उसे आज के सामान्य संस्कृत पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। इसी प्रकार हिंदी की बात करें, आदिकालीन हिंदी साहित्य जो है उसको पढ़ना समझना एक सामान्य हिंदी पाठक के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसमें जिस प्रकार के छंद योजना, अलंकार योजना, शब्द योजना, ध्वनि विज्ञान जिस तरह का वहाँ पर है, अनेक आप लोक भाषाएं देख सकते हैं। एक मैं बहुत साधारण शब्द प्रयोग में लाता हूँ, गंजी एक शब्द है, गंजी। उत्तर भारत का सामान्य हिंदी बोलने वाला जो व्यक्ति है वो गंजी से अभिप्राय, कोई बालिका जिसके सिर के बाल सारे काट दिए गए हों उसको हम गंजी कहते हैं। कोई ऐसा फीमेल पात्र है। लेकिन बिहार की लोक बोलियों में आज भी गंजी शब्द बनियान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इन दोनों ही शब्दों के समय के अनुसार अर्थ बदले। ऐसे अनेक समानार्थी और विपरीतार्थी शब्द हैं जिनका रूप एक ही है। अनेकार्थी शब्द हैं ऐसे अनेक। जैसे कर शब्द है, कर, मैंने अपना काम कर लिया है, यहाँ पर एक क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ। इसी कर शब्द का प्रयोग देखिए आप, माननीय मंत्री महोदय ने अपने कर कमलों से भवन का शिलान्यास किया। यहाँ पर कर का मतलब हाथ है। अब इन दोनों ही शब्दों का वर्ण विच्छेद करें, क अ र अ, ये 4 हैं। लेकिन दोनों शब्दों का प्रयोग की लिहाज से अर्थ बदल गया है। जब इस प्रकार के बारीक अर्थ को महसूस करते हुए, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है, अगर इसकी पूरी समीक्षा करें, पूरी गहराई में जाएं तो ऐसे अनेक शब्द मिलेंगे, ऐसी अनेक चीज़ें हमारे सामने आएंगी जिनका अध्ययन बहुत रोचक होगा, वैज्ञानिक होगा, और हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अब तक जिस प्रकार के शोध और अध्ययन सामने आए हैं और उनमें जिन सिद्धांतों को मान्यता मिली है, अध्ययन की दृष्टि से एक विद्यार्थी के लिए जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है, उनकी चर्चा हमने यहाँ की। और हमें भाषा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की कुछ जानकारी इस चर्चा से अवश्य प्राप्त हुई होगी कि किस प्रकार उन सिद्धांतों के संदर्भ में भाषा वैज्ञानिकों का मानना है। भाषा की सारी भूमिकाओं को, स्वरूप को, उसके फंक्शंस को समझने के लिए हमें भाषिक प्रकारों की चर्चा करना भी जरूरी है। भाषा के प्रकार्य से अभिप्राय है फंक्शन। देखिए, भाषा तो वो भी है जो 2 चिड़ियाँ आपस में बोलती हैं, 2 कौवे बात कर सकते हैं, वो सब भाषा है। लेकिन जब हम भाषा के प्रकारों की बात करते हैं तो यहाँ पर मेरा अभिप्राय है कि मनुष्य द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा, और जिस भाषा का हम इस तरह से उपयोग करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, उत्पत्ति से संबंधित है। ये भाषा का एक रूप प्रयोग के आधार पर है। जैसे एक आदमी भाषण देता है तो वहाँ पर वो किस प्रकार के भाषा का प्रयोग करता है, और एक अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है तो वहाँ पर किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है। 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उनकी भाषा अलग होगी। सभी हिंदी भाषा में बात करने वाले लोग हैं ये, लेकिन
यहाँ पर उनकी भाषा का जो रूप होगा वो अलग अलग होगा। और ये अलग अलग भाषा की जो संरचना है ये प्रकारों के आधार पर है। तो प्रकारों के आधार पर भाषा का अध्ययन करना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमने भाषा की उत्पत्ति की बात की, और भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांतों के साथ साथ ये बात सामने आती है कि भाषा की संरचना एक जैसी क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि भाषा के प्रकार ये अलग अलग हैं। इस संदर्भ में रोमन याकोवेसन के अनुसार भाषा को 3 दृष्टियों से देखना चाहिए। एक भाषा वैज्ञानिक हुए, एक तो वक्ता की दृष्टि से, वक्ता के कौशल पर निर्भर करता है भाषा का प्रयोग। एक श्रोता की दृष्टि से, श्रोता का स्तर क्या है उसके हिसाब से भी भाषा का प्रयोग हमें समझना चाहिए कि भाषा की संरचना वहाँ किस प्रकार की होनी चाहिए। एक संदर्भ के आधार पर यहाँ 3 एंगल हैं, 3 दृष्टिकोण हैं। वक्ता की दृष्टि से भाषा अभिव्यक्ति का प्रकार्य करती है। भाषा का फंक्शन वह क्या है? बोलने वाला अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। श्रोता की दृष्टि से भाषा का जो फंक्शन है, प्रकार्य है, वो क्या है? प्रभाविक, सुनने वाले पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और संदर्भ की दृष्टि से जो विषय हमने सुना है उसके जो संप्रेषण है, उस विषय को हम कितना संप्रेषित कर पाए हैं, इसको संप्रेषणिक प्रकार्य कहा गया है। इसके अतिरिक्त संपर्क, कूट और संदेश, ये 3 संदर्भ भी भाषा के प्रकार्य हैं। ये भी भाषा की संरचना को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से भाषा के प्रमुख 6 प्रकार्य बनते हैं। अभिव्यक्ति प्रकार्य, इच्छाप्रक प्रकार्य, अभिधाप्रक प्रकार्य, संपर्क द्योतक प्रकार्य, आधिभाषिक प्रकार्य और काव्यात्मक प्रकार्य। इन 6 प्रकारों को भी हम 4 मुख्य शीर्षक में अभिव्यक्त कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। कैसे? सांप्रषणिक प्रकार्य, जब वक्ता द्वारा श्रोता को कोई सूचना संप्रेषित करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो जो प्रकार्य है, वो जो काम है, वो संप्रेषण का काम है। और संप्रेषण जब हम करते हैं तो वहाँ विचार विनिमय, सीधे विचार विनिमय होता है। तो भाषा संरचना का स्तर यहाँ पर अलग होगा। केवल हमें सूचना देनी है। जैसे एक पुस्तकालय अध्यक्ष अपने पुस्तकालय की सूचना दे सकता है कि मेरे पुस्तकालय में 4 वेद हैं, 10 उपनिषद हैं, 6 शास्त्र हैं, बोल सकता है ऐसे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का अध्ययन कर चुका है, नहीं। अगर वो अध्ययन कर चुका होगा तो उसकी विद्वता का स्तर अलग होगा। यहाँ पर उसे केवल उनकी संख्या और उपलब्धता के बारे में सूचना देनी थी, बताना था, वो उसने बता दिया। इसी प्रकार अभिव्यक्ति प्रकार्य, यहाँ पर वक्ता को अपने आप को अभिव्यक्त करना है, वो जो कहना चाहता है। भाषा के द्वारा वक्ता अपने आप को अभिव्यक्त करता है। हर व्यक्ति की भाषा कुछ न कुछ शब्द बदल जाती है। यहाँ पर वक्ता के अभिव्यक्ति कौशल पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का भाषा प्रयोग करेगा, और जिस प्रकार का वो भाषा प्रयोग करेगा उस प्रकार की भाषा की संरचना होगी। भाषा के सभी स्तरों में यह परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। यहाँ साहित्य सृजन में भी कथा भाषा और काव्य भाषा में अंतर होता है। मुंशी प्रेमचंद की भाषा और कबीर की भाषा एक नहीं हो सकती, या मैथिली क्षण गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा एक नहीं हो सकती, क्योंकि एक में काव्यात्मकता है, एक में समीक्षात्मकता है। दोनों की भाषा संरचना में अंतर होगा। तीसरा मुख्य प्रकार्य है प्रभाविक प्रकार्य। प्रभाविक प्रकार्य क्या है? भाषा का प्रयोग जब इस रूप में होता है जिसमें संप्रेषण और अभिव्यक्ति की अपेक्षा श्रोता को प्रभावित करने ही मुख्य रहता है,
प्रभाविक में क्या है कि मैं जो कहना चाहता हूँ, मुझे जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो तो चली ही जाए इन्फॉर्मेशन श्रोता के पास, साथ में मेरे वक्तव्य का प्रभाव भी उस पर पड़े। जब मैं इस उद्देश्य के साथ, इस ऑब्जेक्टिव के साथ भाषा का प्रयोग करता हूँ कि मेरे वक्तव्य को वो समझ सके, ग्रहण कर सके, उसकी चर्चा कर सके और उसे ये लगे, सुनने के बाद वो ये कह पाए कहीं पर कि हाँ, उनका वक्तव्य, उनके बोलने का अंदाज, उनकी शैली प्रभावशाली थी। जब इस ऑब्जेक्टिव के साथ, इस उद्देश्य के साथ बोलने वाला अपनी बात कहता है तो वहाँ पर प्रभाविक प्रकार ये होता है भाषा का। उस भाषा की संरचना, उसके शब्दों का संयोजन, उसके वाक्यों का प्रयोग अलग होगा, भिन्न होगा। इसी प्रकार समष्टिक प्रकार ये सामाजिक स्तर पर, सामूहिक स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर जब हमने अपनी अभिव्यक्ति, अपना संप्रेषण और अपना प्रभाव तीनों को मिला करके, तीनों के इंप्रेशन, तीनों की रिफ्लेक्शन जब हम समाज में देखना चाहते हैं तो भाषा की वो जो संरचना है वो इसलिए है कि वहाँ समष्टिक प्रकार ये है। हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या कि हम ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो समाज पर, समुदाय पर सामूहिक रूप से प्रभाव डालती है। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार भाषा के उपयुक्त 3 प्रकार अलग अलग अवसरों पर प्रयुक्त होते हैं, लेकिन ये समष्टिक प्रकार ये जब भाषा करती है तो इन तीनों को मिलाकर एक साथ, इन तीनों का अलग अलग अस्तित्व भी है और एक साथ एक नए रूप में प्रस्तुत होते हैं। जैसे गाजर, मूली, खीरा, प्याज, टमाटर, इन सब का अलग अलग अपना महत्व है, लेकिन जब हम इनको काट छील कर एक प्लेट में सजा लेते हैं और कहते हैं ग्रीन सैलेड है, खाने योग्य एक हरा सलाद हमारे सामने है, सारी चीज़ें उसमें हरी नहीं हैं, लेकिन उसे हम सलाद का नाम देते हैं। तो वो जो रूप है उन सब्जियों का, ठीक इसी प्रकार जब हम इन सारे उद्देश्यों को, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए भाषा का व्यवहार करते हैं तो भाषा का वो रूप वो होगा जो प्याज, गाजर, टमाटर, मूली का रूप काटने छीलने के बाद एक प्लेट में होता है। इसी प्रकार भाषा का वो रूप हमारे सामने होता है, बहुत प्रिनिष्ठित, सुसज्जित, अलंकारिक। अगर काव्यात्मक है तो उसमें छंद का या लय का, गति, यति का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार की भाषा की संरचना वहाँ पर की जाएगी। तो भाषा के जो प्रकार्य हैं, भाषा के जो फंक्शन हैं, उनके आधार पर भी भाषा की संरचना और भाषा का स्वरूप निर्धारित होता है। भाषा की उत्पत्ति के बाद वो जिस रूप में गढ़ती है, जिस रूप में प्रयोग में होती है, वो रूप हम उसके प्रकारों के आधार पर निर्मित करते हैं, बनाते हैं। और इस रूप सृजन में भाषा की विशेषताएं कहो या भाषा के अभिलक्षण कहो, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम यहाँ पर, आज समय है, मैं देख रहा हूँ अभी 10 मिनट का समय बाकी है, हम यहाँ पर उन प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा भी करेंगे। भाषा का सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण यादृच्छिकता होता है। यादृच्छिकता का अर्थ है माना हुआ। जैसे हम मैथमेटिक्स में कहते हैं ना, मान लो मूलधन 100 रुपये, इसी तरह से किसी भी एक शब्द के अर्थ को हमने माना था, और वो किसी एक ने नहीं,
तत्कालीन पूरे समाज ने माना कि इस शब्द का ये अर्थ है। जैसे जितनी भी ध्वनियाँ हैं, ए आ क ख, जितनी भी ध्वनि हैं हमारी भाषा की, या दुनिया की किसी भी भाषा में कितनी भी ध्वनियाँ हैं, उनके लिए रूप आकार अलग अलग निर्धारित कर लिया गया। हमारे यहाँ अ की ध्वनि के लिए ए लिखते हैं, जो हम उस आकार को हम सब महसूस कर सकते हैं। किस आकार में लिखा हमने उसको, रोमन में उसे किस आकार में लिखा, किसी अन्य भाषा में, गुरुमुखी में या लिपि में कह लीजिए, किसी अन्य लिपि में किस प्रकार से उसको रूप दिया है, आकार दिया है, वो सब माना हुआ तो है। उसके लिए किसी दैवी शक्ति ने आकर के ये नहीं कहा कि ए को तुम ऐसे लिखो और तुम ऐसे लिखो, नहीं। वो एक वर्ग विशेष ने, समुदाय विशेष ने मान लिया किसी भी समय में, और वो परंपरा से चला आ रहा है। समय के साथ उसमें सुधार हुए हैं, और सुधार भी वो स्वीकार किए गए हैं जो समुदाय ने मान लिए हैं। तो यादृच्छिकता का मतलब है माना हुआ, स्वीकार किया हुआ। और यहाँ मानने का मतलब है किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, पूरे समूह द्वारा, समुदाय द्वारा। एक विशेष समुदाय किसी भाव या वस्तु के लिए जो शब्द बना लेता है, उसका उस भाव से कोई संबंध नहीं होता। यह समाज की इच्छा अनुसार माना हुआ संबंध है। इसलिए उसी वस्तु के लिए भाषा में दूसरा शब्द प्रयोग होता है। भाषा में यह यादृच्छिकता शब्द और व्याकरण दोनों रूपों में मिलती है। अतः यादृच्छिकता भाषा का महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। यादृच्छिकता के पश्चात सृजनात्मकता, उत्पादकता भाषा का महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। वो क्या है? हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी प्रतिभा के अनुसार भाषा का निर्वहन करते हैं, प्रयोग करते हैं, और समय समय पर जाने अनजाने कोई न कोई एक शब्द गढ़ लेते हैं। कोई नहीं जानता कि मिट्टी के एक छोटे से टुकड़े को डड़ा कहा गया, पता नहीं वो किस समय किस इंसान ने इस शब्द को गढ़ दिया। ऐसे ही अनेक शब्द हैं जिनको आज परिनिश्चित हिंदी में शायद उतना प्रयोग में नहीं लाया जाता होगा। फिल्टर हो रहा है सब कुछ, हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं, भाषा के भी सूक्ष्म रूप का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन बड़बड़ाना, गिड़गिड़ाना, ये शब्द ऐसे हैं जिनका पता नहीं है किस तरह से, कैसे ये तद्भव रूपों में पहुंच गए। कब कफौनी से कोहनी हो गया और कब कोकिल से कोयल हो गया, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। लेकिन ये उत्पादकता है, इन शब्दों का निर्वाह होता गया और प्रयोग और व्यवहार में आते गए। सीमित शब्दों को ही भिन्न भिन्न ढंग से, भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग में ला करके भिन्न भिन्न भावों को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य उन शब्दों में भर दी गई। तीसरा अभिलक्षण है भाषा का अनुकरण ग्राह्यता। मानवेतर प्राणियों की भाषा जन्मजात होती है। चिड़िया के बच्चे जो हैं, जब से बोलना सीखते हैं तब से वही भाषा बोलते हैं। वो जो चिड़िया ने बोली है, वो कौवे की भाषा नहीं बोल सकते, या कौवा चिड़िया की भाषा नहीं बोल सकता। लेकिन मनुष्य ऐसा करते हैं। हिंदी भाषी अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी या जर्मनी की जो भाषा है, फ्रेंच है, किसी भी भाषा को सीख कर बोल सकता है। मानवीय भाषा जन्मजात नहीं है, अर्जित है, अनुकरण से प्राप्त होती है। मनुष्य भाषा को समाज में अनुकरण से धीरे धीरे सीखता है। अनुकरण ग्राह्य होने के कारण मनुष्य एक से अधिक भाषाओं को सीखता है। परिवर्तनशीलता, गतिशीलता भाषा का मुख्य अभिलक्षण है। चौथा मुख्य अभिलक्षण है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। मानव भाषा परिवर्तनशील होती है, गतिशील होती है। वह शब्द एक युग से दूसरे युग तक आते आते बदल सकता है, नया रूप ले सकता है, अर्थ संदर्भ बदल सकते हैं। जैसे एक ज़माने में आलोचना शब्द का अर्थ होता था साहित्यिक रचनाओं की समीक्षा करना, एनालाइज करना। आज आलोचना शब्द का मतलब है बुराई करना। बदल जाते हैं। और भाषा नैसर्गिक है, निरंतर गतिशील, प्रवाहमान, परिवर्तनशील रहती है।
कोई ऐसी सीमा रेखा नहीं है, कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है, कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है, कोई ऐसी प्रतिबद्धता नहीं है कि किस भाषा का कौन सा शब्द किस युग में किस समय कौन सी भाषा में प्रयुक्त हो जाए, कुछ निर्धारित नहीं है। कभी भी किसी भी भाषा का शब्द, और हिंदी जैसी भाषा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको महासागर कहा है। इसमें तो हम अनेक अन्य भाषाओं के शब्दों को अपने रूप में ढालकर प्रयोग में ला रहे हैं। पांचवां अभिलक्षण है भाषा का विविक्तता। मानव भाषा विच्छेद है, उसकी संरचना कई घटकों से होती है। बहुत अंग है मानवीय भाषा के, ध्वनि, वर्ण, फिर उनसे शब्द, शब्द से पद, पदबंध, वाक्य, ये सारे विच्छेद घटक हैं और इन्हीं अनेक इकाइयों के योग से भाषा बनती है। इसलिए मानव भाषा को विविक्त कहा जाता है। एक अभिलक्षण है द्वैतता। द्वैत, द्वैत का मतलब क्या है? दो स्तरों पर भाषा की रचना होने के कारण भाषा को द्वैतता के अभिलक्षण से ओतप्रोत माना जाता है। एक अर्थ भेदक इकाई होती है भाषा में और एक अर्थ द्योतक इकाई होती है। अर्थ भेद करने वाला भी रूपिम है और अर्थ को प्रकट करने वाला भी रूपिम है। दूसरा स्वनिम। स्वनिम जो है वो अर्थ भेदक रूपिम है। जैसे कर और खर दो शब्द हैं, क अ र अ, कर अलग अर्थ है, ख अ र अ। इसमें क और ख के अलावा सारे स्वनिम एक जैसे हैं, लेकिन रूपिम क और ख ये सार्थक इकाई है, ये अलग हैं। अब खर रूपिम बना, किंतु कर और खर में अर्थभेदक रूपिम नहीं, स्वनिम क और ख हैं। मतलब क और ख जो स्वनिम है वो अर्थभेदक इकाई बन गया, बाकी सारे एक जैसे हैं। तो इसमें दो आधार हैं, इसलिए द्वैत कहा गया है। दो आधार कौन से हैं? रूपिम अगर अर्थद्योतक इकाई है तो स्वनिम अर्थभेदक इकाई है। दो स्तर हो गए, एक रूपिम है, एक स्वनिम है। सातवां महत्वपूर्ण अभिलक्षण है भूमिकाओं का पारस्परिक परिवर्तन। भाषा में दो पक्ष होते हैं, वक्ता और श्रोता। वार्ता के समय दोनों पक्ष अपनी भूमिका को परिवर्तित करते रहते हैं। कभी वक्ता श्रोता की भूमिका में होता है, कभी श्रोता वक्ता की भूमिका में होता है। तो ये जो भूमिका का परिवर्तन है ये भी भाषा का अभिलक्षण है, क्योंकि दोनों व्यक्तियों का कौशल, इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है उसकी वजह से उनमें इंडिविजुअल के डिफरेंस होंगे, वो कौशल भी भिन्न होगा। उसी भिन्न कौशल के आधार पर भाषा भिन्न रूप में प्रयुक्त हो रही होगी। आठवां अभिलक्षण है अंतरणता। भाषा भविष्य एवं अतीत की सूचना दे सकती है। दूरस्थ देश की भी इस प्रकार अंतरण की विशेषता केवल मानव भाषा में है। मानव भाषा में अंतरणता भी है, क्योंकि वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों के लिए सूचक का काम कर सकती है। असहज वृत्ति का नौवां जो अभिलक्षण है, मानवेतर भाषा प्राणी की सहज वृत्ति क्या है? पशु पक्षी जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो मानव से अलग हैं। उसकी वृत्ति क्या है? वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इससे संबंधित उनकी ध्वनियों का विकास है। वो उसको समझते हैं और वैसा व्यवहार कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य जिसके पास ऐसी ध्वनियों का विकसित भंडार है, जितने विकसित व्यवहार होते गए भाषा का रूप उतना ही विकसित होता गया। इसलिए मानव भाषा सहज वृत्ति नहीं, सहजात वृत्तियों से संबंधित नहीं, वो उन सभी वृत्तियों से परे होकर
इन सब को अपने अंदर समाहित करते हुए इन सबसे परे भी है। इनमें से प्रमुख भाषा रूप मनुष्य के व्यवहारों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार भाषा के यह अभिलक्षण मानवीय भाषा को अन्य ध्वनियों या मानवोत्तर प्राणियों से अलग करने में समर्थ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का मेरा ये विषय आपको पसंद आया होगा। मेरी त्रुटियों को क्षमा करते हुए यदि मेरे इस वक्तव्य में आपको कोई सारगर्भित बात समझ में आई हो तो उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। और जिन मुख्य बिंदुओं की तरफ मैंने संकेत किया है उन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यदि उन पर और अधिक अध्ययन करने की जिज्ञासा आप में उत्पन्न हुई हो तो मैं समझूंगा कि मेरा आज का ये वक्तव्य सार्थक है। नमस्कार, धन्यवाद।